नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसका हल प्रश्न पत्र चैनल पे अपलोडेड है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वैसे इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य अध्ययन का पूरा प्रश्न पत्र है, जिसमें कि 140 प्रश्न आए थे और इनको हम सारे प्रश्न को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा अलग क्यों है, मैं इस बारे में आपको थोड़ा बता दूं। देखिए, एक तो ये अध्यायवार विश्लेषण है। जैसे प्राचीन इतिहास के जितने प्रश्न आए समीक्षा अधिकारी 2021 के एग्जामिनेशन में, वो सारे एक जगह, मध्यकाल के एक जगह, ऐसे भूगोल है, इकोनॉमी है, साइंस है, ये सारे एक जगह मिलेंगे आपको। तो इससे क्या होता है कि जब आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें फिट होती हैं और आपको समझ में आता है कि बुक में हम कौन सी चीज़ खोलेंगे तो ये सारे प्रश्न हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दूसरों को भी। तो हम शुरू करते हैं इसमें वन बाय वन। सबसे पहला इसमें जो हमारा प्रश्न है ये प्राचीन इतिहास से संबंधित है और इसमें जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब इसमें फाहियान दिया, वेनसांग दिया, इतिसिंग दिया, अल मसूदी दिया और इसमें से ये देखा गया, पूछा गया है कि वो कब कब इंडिया आए। तो हम डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पे फाहियान का जो आने का टाइम पीरियड रहा है वो 399 से लेके 414 ईस्वी। वेनसंग का जो टाइम रहा वो 629 से लेके 645 ईस्वी। इत्सिंग का जो टाइम रहा वो 671 से 72 और 693 से 94। और अल मसूदी का जो टाइम रहा वो 915 से लेके 916। ये सारे फैक्ट से आप ऊपर वाला प्रश्न पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। दूसरा, मैं अगर इस प्रश्न की इंपॉर्टेंस की बात बता दूं तो एक बार बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया कि फाहियान इंडिया कब आया। ठीक है, ये सिंपल यही पूछा गया था। और अल मसूदी के बारे में भी एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि वो इंडिया कब आया है। चलिए हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। तो अब इसमें 4 राजाओं के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि डायरेक्टली जो इलेक्ट हुए, वो पब्लिक द्वारा जो इलेक्ट हुए, वो कौन से किंग्स रहे हैं। तो इसमें से हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी वहाँ पे। शशांक की मृत्यु के पश्चात 637 ईस्वी लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकता तथा अव्यवस्था का वातावरण रहा। 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य अशांति एवं अव्यवस्था से ऊबकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेना नायक को अपना राजा बनाया और इसी गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ठीक है, और पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय को नंदी वर्मन पल्लवमल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा वो केवल 2 और 4 होगा, यानी गोपाल और नंदीवर्मन पल्लोमल। ठीक है, इनको जनता ने डायरेक्टली इलेक्ट किया था। हर्षवर्धन के बारे में डिटेल है, थोड़ी सी ये भी देखते हैं हम। हर्षवर्धन वर्धन राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसका जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ। यशोवर्मन की राजधानी कन्नौज थी और इसका कार्यकाल जो था वो 700 लेके 740 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो ये 2 प्रश्न जो है वो 2021 के समीक्षा अधिकारी की प्रश्न पत्र में आए थे, जो कि प्राचीन इतिहास से रिलेटेड थे। अब आते हैं अपने मध्यकालीन के सेक्शन पे, जो हमारा कि प्रश्न नंबर 3 है। इसमें से प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो ठीक है, तो खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। अब नासिरुद्दीन खुसरो शाह कौन था? ये हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगवाए थे। उसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास जो किया था वो इमामुद्दीन रेहान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त की थी। तो सुल्तान अलाउद्दीन की एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी। ठीक है, इसमें और यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि उसने मंगोल से सुरक्षा की, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मुगल एम्पायर से एक क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम सूबेदार, तो मुगल बादशाह जो था फर्रुखसियर 1717 में, उसने बंगाल के अंतिम सूबेदार जो जिसको नियुक्त किया था उसका नाम था मुर्शीद
कुली खां। और उसके बाद फिर टाइम पीरियड आया, फिर 1719 ईस्वी में फारुखियत द्वारा मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा क्षेत्र की भी सूबेदारी दी गई। तो 1717 में तो उसने बंगाल का सूबेदार बनाया, किसने, फारुखियत ने मुर्शीद कुली खां को। और फिर 1719 में मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा क्षेत्र की भी जागीरदारी या सूबेदारी दी। 1727 टाइम पीरियड रहा सुजाउद्दीन का, 1739 जो टाइम पीरियड रहा वो सरफराज खां का, 1740 जो टाइम रहा वो अली वर्दी खां का, और 1756 जो टाइम रहा वो सिराजुद्दौला का रहा। 1757 आप बेहतर जानते होंगे, जो कि बैटल ऑफ प्लासी है, ठीक है। और इसके बाद एक नाम आया मीर जाफ़र का। मैं थोड़ा सा इसके आगे बढ़ता हूँ। मीर जाफ़र, तो ये क्रोनोलॉजी चारों को मिला के एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया है सीधा सीधा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको चीज़ें आगे के लिए भी क्लियर रहें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो जाहिर सी बात है लहना को घोषित किया था। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था। गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वो सिखों के दूसरे महान गुरु बने। इनका जन्म जो हुआ था जो 31 मार्च 1504 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर में हरिके नामक गांव में हुआ था। उल्लेखनीय है कि श्री चंद गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना व बाला गुरु नानक के शिष्य थे। तो इतने सारे फैक्ट जब आपको किसी प्रश्न में मिलेंगे तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो ये 4 यात्रियों के नाम हैं जो कि इंडिया आए, और इनमें ये पूछा गया आपसे कि कौन ऐसा था जो पुर्तगाली नहीं था, अनदर कंट्री से आया था। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो था वो ग्रेट ब्रिटेन का था, और ये आया था शाहजहाँ के टाइम काल में। बाकी दुआर्टा बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नानो नुनीज, ये सब पुर्तगालीज यात्री हैं। हम अपने आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए इसमें प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब की गई, बहुत बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई, 2017 के पीसीएस प्री में पूछा गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो वो हुई 1905 में। और ये भी प्रश्न पूछा गया है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया, कई बार पूछा गया है। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो वो विलियम जोन्स ने की। यूपीपीसीएस में मतलब कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया, 1780 में। इन चीज़ों को याद रखिएगा बिल्कुल। विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कहाँ की गई, कलकत्ता में की गई। और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में कहाँ की गई, पुणे महाराष्ट्र में की गई। और लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई। हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला जो कथन दिया गया है कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई। और इसका जो दूसरा कथन दिया गया है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना है। तो सही बात है, ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा में शिक्षा देने के लिए ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 को लॉर्ड वेलेजली द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब उसका उद्देश्य तो यही था कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना, लेकिन फिर बाद में जो डायरेक्टर थे उनकी आपत्ति हुई और 1802 में ये कॉलेज बंद कर दिया गया। बाद में 1806 में इसी कॉलेज को इंग्लैंड के हैली वैली में ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ पे इसको संचालित किया गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ये एक असर्शन है और रीजन है। इसमें जो हमारा असर्शन है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इसका रीज़न क्या दिया गया है, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो सही बात है, ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है, थोड़ा इधर भी आप देखो। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कब किया, 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किस संस्था का गठन किया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना तथा इससे ब्रिटिश जनता के मत प्रभावित करना, ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं उनके कष्टों से परिचित हो सकें और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में समर्थन प्राप्त हो सके। हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, ये पूछा गया है कि कौन सा सही है।
तो इसमें कथन एक दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। दूसरा कथन दिया गया है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर सही क्या है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी, जिसका गठन 1926 में किया गया और इसकी सिफारिश जो की थी वो ली आयोग ने की थी। इस अधिनियम के तहत पहली आईसीएस परीक्षा जो हुई थी 1922 में हुई थी, वो इलाहाबाद में आयोजित हुई थी। 1941 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में यूरोपीय प्रतिभागियों के उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई थी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो वो नाम था मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। इन्होंने फिरंगिया लिखी थी। कब लिखी थी? असहयोग आंदोलन के टाइम पे लिखी थी। असहयोग आंदोलन का टाइम पीरियड कब था? 1921 से 22 था। ठीक है। उसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। तो ये चारों लोगों को फांसी दी गई थी। और जो राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था वो शाहजहां 97 को। और अभी करंट के अगर इसको मैच करना चाहें हम, तो काकोरी कांड का नाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इसका जो रीजन दिया गया, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि इसलिए त्यागी थी, उसका कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, असहयोग आंदोलन से वो उनका कोई रिलेशन नहीं था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और इसी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि आर.एन. टैगोर जी ने की थी। नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो ये दरोगा जी को कहा जाता था। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है इसको देखते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कॉर्नवालिस ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की। जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा अंग्रेज दंडनायकों को जिले के पुलिस का प्रभार दे दिया गया था। मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करते थे, जबकि जमींदार जो होते थे वो भूस्वामी होते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब यहाँ दो कथन दिए गए हैं, 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, और दूसरा जो कथन है 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो ये दोनों ही सही है। 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भारतीय रेलवे ने रखा है और 2030 तक वो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरीके से जो ट्रेन होगी उनको हरित ऊर्जा से चलाने की बात कही गई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें ये देख लीजिए कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, 68,102 किलोमीटर। और फिर विजन 2024 योजना किससे रिलेटेड है? वो रेल क्षमता निर्माण से रिलेटेड है। और बजट 2022-23 में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। किससे? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तर्ज पे। हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं संस्कृत के 4 अध्याय के पुस्तक के लेखक। इनकी और भी रचनाएं हैं, रेणुका है, हुंकार, रशवंती, शामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी इत्यादि रामधारी सिंह दिनकर जी की अन्य रचनाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जो कुछ वॉर्स दिए गए हैं, उनके टाइम पीरियड पूछा गया कि आपसे कब कब हुआ है ये वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको देख ही लेते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से लेके 84 तक। अब देखिए जो मैसूर युद्ध है, एंग्लो मैसूर वॉर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जामिनेशन में अगर मिडेबल से कोई प्रश्न बना है तो यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, तो हम पहले यही देख लेते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए। तो वो हुए 4। ठीक है, और चारों में
चारों में पहला हुआ 1777 से 69 के बीच में, जिसमें हुई मद्रास की संधि, जो कि हुई 1769 में। ध्यान से सुन लीजिए, एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सेकंड जो एंग्लो मैसूर वार हुआ वो 1780 से लेकर 1784 के बीच में हुआ। इसमें जो हुआ वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई 1784 में। और उसके बाद जो तीसरा चरण हुआ वो 1790 से लेके 1792 तक का हुआ। इसमें जो हुआ वो श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई, ये हुई थी 1792 में। और इसके बाद जो लास्ट हुआ चौथा चतुर्थ चरण जो हम कहते हैं वो 1799 में हुआ, जिसमें कि टीपू मारा गया। ठीक है, और जो हैदर अली था वो मारा गया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कि जिसका कि टाइम पीरियड है 1780 से लेकर 1784 तक। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप इसमें से याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में कई बार पूछी गई हैं, इसलिए मैंने इनको बता दिया आपको। ठीक है, इसके बाद द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ 1750 से लेकर 1754 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से लेकर 1805 के बीच में। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 से लेकर 80 के बीच में। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 9। इसमें भी कुछ घटनाएं दी गई हैं, आपको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। उत्तर प्रदेश बहुत ऐसे प्रश्न पूछता है कि जिनको काल क्रमानुसार मतलब आपको अरेंज करना रहता है, क्रोनोलॉजी, मतलब हर प्रश्न में आप कोई भी एग्जामिनेशन यूपी पीसीएस का लेंगे तो आपको ऐसे प्रश्न जरूर मिलेंगे। इसमें है कर्नल वाइली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड और बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन और अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन। तो आइए देखते हैं इनका कब कब ये सब हुए हैं। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया गया, वो किया गया 4 जनवरी 1881 को। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लेते हैं कि तिलक जी के दो पत्र थे, एक था केसरी और एक था मराठा। ठीक है, एक बार ये पूछा गया कि मराठा किस भाषा का समाचार पत्र था, तो मराठा जो था वो इंग्लिश का था और केसरी जो था वो मराठी का था। तो इनको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया, तो वो 11 अगस्त 1908 को दिया गया। कर्नल वाइली की हत्या कब हुई, वो 1 जुलाई 1909 को हुई। और अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन 1912 में हुआ। ठीक है, अभी प्रश्न आया था कि जो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी इन बुक है उसको कब प्रकाशित किया, तो वो इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। तो जो व्यय होता था वो 52% होता था। अब इसके कारण की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, जो अंग्रेज़ थे वो ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश चाहते थे, और अगर उपनिवेश उनको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सेना चाहिए, और ज़्यादा सेना चाहिए तो सेना पर ज़्यादा खर्च भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसकी क्रोनोलॉजी है, आप इसको समझ लीजिए तो आपको ये लगेगा कि हाँ, ब्रिटिशर सबसे ज़्यादा सेना पे खर्चा क्यों करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन तो फिलहाल आयोग के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया था, 52% है, आप इसको याद रखिए बस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ये भूगोल से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो मतलब मीठे पानी की झील है वो सभी जानते हैं, वुलर ही है, हर एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है ये। तो ये वुलर कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। और अगर यूपी पीसीएस के लिए जो याद रखने वाली चीज़ है मैं ये कहूँ तो वो झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का निर्माण करती है, बुलर बुलर झील। ठीक है, बुलर झील पे जो झेलम नदी है वो गोकुर झील का निर्माण करती है, इसको याद रखिएगा। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य ताजे पानी की झील है। नाल सरोवर गुजरात में स्थित है और ये एक भारत की आर्द्र भूमि भी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ओडिशा स्थित चिल्का झील है, यह एक लैगून झील का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। तमरिया जनजाति के बारे में पूछा गया है कि किस राज्य से संबंधित है, तो तमरिया जनजाति झारखंड राज्य से संबंधित है और वहाँ की जनजातियाँ हैं मुंडा है, बिरहोर है, ओरांव है, खरिया है, पहाड़िया है। तो ये सारी वहाँ की जनजातियाँ हैं। हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये कुछ स्टेट दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये जो हॉट स्प्रिंग है वो कहाँ कहाँ से रिलेटेड है। तो हिमाचल प्रदेश जो है मणिकर्ण से, और उड़ीसा जो है वो तप्ता पानी, महाराष्ट्र बजेश्वरी, राजस्थान नारायणी। तो इस स्टेट में ये सारे हॉट स्प्रिंग्स अवेलेबल हैं। इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सॉयल दी गई है, स्टेट दी गई है, पूछा गया है कि ये सॉयल किस स्टेट में मिलती हैं। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में मिलती है, काली महाराष्ट्र में मिलती है, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में मिलती है, और मरुस्थली मिट्टी सभी जानते हैं थार सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजर रामतिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 37 से लेकर 47% तक। जो ये रामतिल होता है ये प्रोटीन, फैटी एसिड और लिनोलिक एसिड का बहुत अच्छा स्रोत होता है, और ये इथोपिया, भारत और नेपाल में व्यापक मात्रा में उगाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। फसल चक्र के बारे में डिटेल पूछा गया है कि फसल चक्र से क्या होता है। तो मतलब आपको ये कहना है कि फसल चक्र होता क्या है, आपको ये जानना चाहिए।
तो गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक बैक टू बैक नहीं, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद फिर जिसकी जड़ें कम हो वो उगाना चाहिए। फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, सही बात है। तो इसमें से ये पूछा गया, तो हम आइए देख लेते हैं कि फसल चक्र सिद्धांत क्या होता है, कि आगे कभी भी आए एग्जामिनेशन में तो आपको यहाँ से दिक्कत ना हो। तो फसल चक्र सिद्धांत क्या होता है? उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। दूसरा है फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसलें उगानी चाहिए। अधिक जल आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए। और कृषि साधनों का प्रयोग क्षमता पूर्वक ढंग से होना चाहिए। अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेश होना चाहिए। तो ये फसल चक्र सिद्धांत है। अगर ये पूरा आप जानेंगे तो आप ऑप्शन इसका सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फिर काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमें मिल गया यहाँ पे। अब इसमें लिखा है भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन और बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल प्रारंभ। तो इन चारों की क्रोनोलॉजी हम यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? वो 1854 में हुई, बॉम्बे में हुई। किसने की? काउसी नानाजी डाबर ने की। द बॉम्बे स्पिनर मिल इसका नाम था। और अगर देश की प्रथम जूट मिल की स्थापना की बात करें तो वो 1855 में हुई। किसने की? जॉर्ज ऑकलैंड और बायसुंबर सेन द्वारा कहाँ की गई? रिषड़ा, बंगाल प्रेसिडेंसी में की गई। और भारत में प्रथम बार लौह इस्पात का उत्पादन 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी द्वारा कुल्टी, झरिया तथा बर्नपुर पश्चिम बंगाल में किया गया। जबकि भारत की प्रथम भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1903 में कहाँ किया गया? देवरिया, प्रतापपुर में चीनी मिल की स्थापना की गई। तो ये सारे ऑप्शन से आप ऊपर वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद ये फिर कुछ मिनरल्स दिए हैं, उससे पूछा गया है कि उस किस इंडस्ट्री में उसका यूज होता है। तो देखिए, चूना पत्थर का यूज कहाँ पे होता है? वो सीमेंट में होता है। कॉपर का यूज बिजली के सामान बनाने में होता है। बॉक्साइट जो होता है वो हवाई जहाज़ के निर्माण में होता है। और मैग्नीज का जो ओर है उसका यूज जो होता है वो इस्पात बनाने में होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हम आते हैं जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जो हमारे पारंपरिक ईंधन के स्रोत हैं उनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल है, इस तरह से। और इसमें ये पूछा गया है कि यहाँ जल विद्युत ऊर्जा, वायु विद्युत ऊर्जा, परमाणु विद्युत ऊर्जा और सौर विद्युत ऊर्जा में वो भी है, परमाणु ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कोयला निर्माण से विद्युत का उत्पादन होता है, वो होता है 51.7%। और पवन ऊर्जा से होता है 10.2%। और सौर ऊर्जा से होता है 12.7%। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा सही, सौर ऊर्जा 12.7%। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो ऐसा कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है जो नदी तट पर नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे बोकारो किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के, और भद्रावती जो है वो भद्रा नदी के तट पर स्थित है। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किसी नदी के नज़दीक स्थित नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर पश्चिम में हावड़ा मुंबई रेल लाइन तथा ग्रेट ईस्टर्न हाईवे के नज़दीक है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। अब ये जियोग्राफी से का भी प्रश्न है और करंट का भी प्रश्न है, इसके बारे में देख लेते हैं। तोकते क्या है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान था जिसका लैंडफॉल क्षेत्र कहाँ था? गुजरात था। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों से भी गुजरते हुए इस चक्रवात ने भारी तबाही मचाई। इसका नामकरण किसने किया? म्यांमार के द्वारा किया गया था, तोकते, जिसका बर्मीज भाषा में अर्थ होता है गेको, यानी एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। 2018 में ओमान में आए चक्रवात मेकान, 2019 में वायु चक्रवात ने गुजरात को, और 2020 में निसर्ग चक्रवात ने महाराष्ट्र को प्रभावित किया। इसके बाद एक आर्थिक भूगोल का प्रश्न है, कुछ फसल हैं और पूछा गया है आपसे कि वो किस देश से रिलेटेड हैं। तो रबड़ थाईलैंड से है, कहवा ब्राज़ील से है, जैतून स्पेन से है और गन्ना ब्राज़ील से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो जाहिर सी बात है चीन है। चीन सबसे ज़्यादा मछली पकड़ता है। ये जो रिपोर्ट है FAO द्वारा जारी की गई द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? चीन है।
कुल मछली उत्पादन का 35% हिस्सा अकेले चीन द्वारा उत्पादित होता है। और अगर इंडिया की हम बात करें 2019-20 के आंकड़ों की, तो 3 प्रमुख मछली उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? वो हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो वो होता है नॉर्वे का। ठीक है, नॉर्वे का जो है 99% जो ऊर्जा है वो जल विद्युत से ही प्राप्त होती है। और है प्रतिशतता के आधार पर पराग्वे विश्व का प्रथम देश है जहां 100% ऊर्जा का उत्पादन जल विद्युत के रूप में होता है, जबकि चीन में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन होता है। विश्व का मतलब सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करता है। इसके बाद ये मैप से कुछ प्रश्न हैं, इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वादे के रूप की भूमि में जाना जाता है मिंडनाओ। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। क्यूबा कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है तथा हवाना इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जावा और सुलेवेसी दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो अगर आप मैप देखना शुरू नहीं करते हैं तो मैप देखना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर आप भी आसमान में देखते रहेंगे खाली। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो वो इंडिया जो है, ओ सॉरी, इंडोनेशिया जो है वो ब्रुनई के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो ये है तीनियन, इस पोलिनेशिया समूह का भाग नहीं है। इसके लिए डायरेक्टली आपको मैप देखना पड़ेगा, ऐसे बताने से तो कोई वो नहीं है। क्योंकि जब आप मैप देखेंगे तो आप तीनियन खोजेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगी वहाँ पे, जैसे कि हवाई है, समोगा है, टोगा है, तुवालू है, ताहिती, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी आपको। ठीक है, इसके बाद है कुछ देश दिए गए हैं और उनकी कैपिटल दी गई हैं। ये प्रश्न भी अक्सर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आप पूछे जा रहे हैं। एंटीगुआ बारबुडा, सेंट जॉन्स डोमिनिका, रुसाऊ, अल सल्वाडोर, सेंट सल्वाडोर और बाहामास जो है वो नसाऊ। तो ऐसे देशों का नाम भी आप देख लीजिए जो बहुत कम मतलब मैप में दिखते हों। उसके बाद ये सेंसस से एक प्रश्न दिया गया है, इस पे पूछा ये गया है आपसे कि अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों में आरोही क्रम है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पे जो 4 स्टेट हैं उनकी हम पॉपुलेशन देख लेते हैं कि एसटी की पॉपुलेशन क्या क्या है। अरुणाचल प्रदेश में है 9,51,821, मिजोरम 10,36,115, नागालैंड 17,10,973 और मेघालय जो है वो 25,55,861। आप इसके हिसाब से ऊपर वाला प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे अपने। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा। तो सबसे कम जो रहा वो है अहमदाबाद में। देखिए, लखनऊ में कितना रहा? 12.9%। जयपुर में कितना रहा? 10.62%। और बेंगलुरु में कितना रहा? 8.39%। और जो अहमदाबाद में रहा वो 4.49%। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत दर्ज किया? तो ये है हिमाचल प्रदेश, ये 10% है। ठीक है, अगर नगरीकरण की बात करें तो बिहार राज्य की कुल जनसंख्या का 11.3% नगरों में रहता है, उड़ीसा का 16.70%, राजस्थान का 24.9%। आप हमें कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में अर्बनाइजेशन कितना है। ठीक है, और अगर नहीं जानते तो एक बार देखिए, इंटरनेट से सर्च मारिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो यहाँ पे अगर स्टेट की बात होती तो वो तो आप जानते हैं सभी लोग, हरियाणा कई बार पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, जो कि यूनियन टेरेटरी की बात हो रही है। तो ये है आपका दमन दीव। हम देख लेते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो दमन दीव में है, कितना है? 618/1000, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ऐसे ही यहाँ पे हम लिंगानुपात नापते हैं, इंडिया में यही तरीका है। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पुडुचेरी है, 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। चंडीगढ़ का लिंगानुपात 818 है, अंडमान निकोबार का लिंगानुपात 876 है और लक्षद्वीप का लिंगानुपात 947 है। देश का लिंगानुपात 943 है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है हरियाणा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है सेंसस से ही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? ठीक है, तो मिलियन शहर या मिलियन प्लस नगर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो हम सारा देख लेते हैं कि वन बाई वन मिलियन शहर हैं कितने। तो कानपुर नगर 2.92 मिलियन, लखनऊ 2.90 मिलियन, गाजियाबाद 2.36 मिलियन, आगरा 1.75 मिलियन और वाराणसी 1.44 मिलियन
और मेरठ जो है 1.43 मिलियन, और प्रयागराज जो है 1.22 मिलियन, और मुरादाबाद की जो जनसंख्या है वो 0.89 मिलियन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, करेक्ट होगा। अब हम आते हैं पॉलिटी के कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात की गई है? ठीक है, तो किस न्याय की बात हुई है, कहाँ पे? प्रस्तावना में। प्रस्तावना क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। किसने प्रस्तुत किया? पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया। ठीक है, और कब प्रस्तुत किया ये आप हमें कमेंट करके बताइए, है ना। तो इसमें 3 टाइप के न्याय की बात हुई, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये तीनों न्याय दिए गए हैं, उसमें प्रस्तावना में लिखे गए हैं। अब प्रस्तावना के बारे में थोड़ी डिटेल यहाँ पे देख लीजिए कि जो प्रस्तावना है उसमें एक बार अब तक अमेंडमेंट किया गया है, और उसमें जो जोड़ा गया है वो क्या क्या जोड़ा गया है? 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता को सम्मिलित किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के थ्रू जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें बढ़ा तो काफ़ी जा सकता है, लेकिन ये मतलब पेपर भी काफ़ी लंबा 140 प्रश्न है, तो थोड़ा सा आगे जल्दी इसमें करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप प्रश्न तो जानेंगे, उसके बारे में भी 4-5 फैक्ट आपको पता रहेंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो वो है 253, अनुच्छेद 253 ऐसा करने का अधिकार संसद को देता है। क्या देता है अधिकार? पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने का योग्य बनाती है। ठीक है, अनुच्छेद 249 क्या कहता है? राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद के कानून बनाने की शक्ति। और 250 अनुच्छेद क्या कहता है? राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद के कानून बनाने की शक्ति। आर्टिकल 252 क्या कहता है? 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इसे विधान का अंगीकार करना। तो ये चारों अनुच्छेद हैं, इनको देख लीजिए और याद कर लीजिए, यूपीपीसीएस में अक्सर पूछे जाते हैं ये सब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी रहे, ये निर्विरोध भी चुने गए, पहले ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। ठीक है, तो ये 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे। कब कब रहे? प्रथम बार कब रहे? चौथी लोकसभा अध्यक्ष, जिसका टाइम पीरियड 1967 से 1969, और दूसरी मतलब अध्यक्ष रहे 1970 में। नीलम संजीव रेड्डी 1977 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, और ये देखिए निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इससे पहले 1969 के चुनाव में इन्हें पराजय का मुख देखना पड़ा था। ठीक है, तो एक बार हारे, उसके बाद फिर जीते। इसीलिए आप लोग भी लगे रहिए, हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा होगा ये। जैसे कि 1969 में देखिए राष्ट्रपति जी, अच्छा उदाहरण मिल गया, मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। 69 में वो हार गए चुनाव, और फिर 77 में भारत के राष्ट्रपति बने। तो कभी दिल नहीं छोटा करना चाहिए, हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, बस अपनी कमियों को देख के आगे लगना है और उसको क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या होता है? तो कोरम जो होता है एक निश्चित यूनिट होती है, एक निश्चित मात्रा होती है कि बिना उसके संसद का कामकाज नहीं चल सकता है, और वो होता है 1/10। ठीक है, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, ये कोरम कहा जाता है। अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का गठन, कार्यकाल, अधिकारियों की प्रक्रियाएं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों के बारे में बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यहाँ पे बात की गई है, जिसमें से शामिल किया गया मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। ठीक है, और इस समय 8th शेड्यूल में कुल 22 भाषाएं हैं। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे अपने। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वो प्रस्तुत किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। इसके बाद इकोनॉमी का प्रश्न है, तो ये कुछ योजनाएं दी गई हैं, उनका टाइम पीरियड दिया गया है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं कि महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई? 1993 में। महिला स्वशक्ति योजना 1998 में। महिला साम्राज्य योजना 1989 में। और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2001 में। इनको याद रखिएगा, सीधा सीधा आ जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो अप्लाइड ग्रोथ मॉडल किससे रिलेट करते हैं? ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, और आने की पूरी संभावना भी है, और आता रहेगा ये प्रश्न हमेशा।
तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर के मॉडल पे। सेकंड 5 ईयर प्लान ये महालनोबिस मॉडल पे था, और जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो एस चक्रवर्ती मॉडल पे था, और जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो अशोक रुद्र मॉडल पे था। तो इसको नोट कर लीजिए और बार बार देखते रहिए जिससे आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, भारत का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सर्विस सेक्टर है, सेवा सेक्टर है। कितना योगदान करता है वो 53%, जबकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 28.2%, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 18.8%। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर मतलब दिमाग में नहीं आता है और कन्फ्यूजन बना रहता है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक का जोत है उसको क्या माना जाएगा। तो हम कृषक की श्रेणी और परिचालित क्षेत्र जो है वो देख लेते हैं। सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम होगा उसको सीमांत कृषक कहेंगे। जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि होगी उसको लघु कृषक कहेंगे। जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर की भूमि होगी उसे अर्ध मध्यम कृषक कहेंगे। और जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि होगी उसे मध्यम कृषक कहेंगे। और जिसके पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि होगी उसे बड़े या बृहद कृषक कहेंगे। तो इसको कहीं नोट कर लीजिए, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है। तो उन्हें क्या जाना जाता है, इसके लिए हम पूरी यहाँ पे एक डिटेल देख लेते हैं कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कैसे डिफाइन होते हैं, उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। तो सूक्ष्म उद्योग कब कहा जाएगा, जब उसका विनियोग 1 करोड़ तक होगा और जो उसका टर्नओवर होगा एनुअल वो 5 करोड़ तक होगा। और लघु उद्योग तब कहा जाएगा जब उसका विनियोग होगा 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, और जो उसका एनुअल टर्नओवर होगा वो 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक होगा। और मध्यम उद्योग तब कहा जाएगा जब 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का उसका विनियोग होगा, और जो एनुअल टर्नओवर होगा वो 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का होगा। तो ये भी कहीं नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये एमएसपी का नहीं किया गया है, बाकी सबका किया गया था। अभी तो ये बिल ही नहीं है, वापस ले लिया गया ना, आप सभी जानते ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अब ये कुछ कंपनी एक्ट दिया गया है, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिया गया, पार्टनरशिप एक्ट दिया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दिया गया। तो ये पूछा गया कि ये कब कब हुआ, ये सही मैच है या नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम कब हुआ, 1872 में हुआ। कंपनी अधिनियम 2013 में हुआ। साझेदारी अधिनियम 1932 में हुआ। और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में हुआ। इनको भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नर पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये गवर्नर्स के नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया उनका टाइम पीरियड कैसे कैसे रहा है। तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ये देख लेते हैं। डॉक्टर आई.जी. पटेल, इनका टाइम पीरियड 1970 से 1982। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985। डॉक्टर सी रंगराजन 1992 से 97। और डॉक्टर सुब्बा राव 2008 से 2013। तो ये टाइम पीरियड रहा गवर्नर्स का। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो डॉक्टर शशिकांत दास जी हैं। इसके बाद ये फिजिक्स का एक प्रश्न है, इसको देखते हैं यहाँ पे। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो सितार में जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होंगी वो स्टेशनरी और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों टाइप की होंगी। कैसे होंगी, हम इसका डिफिनीशन यहाँ पे देखते हैं। एक सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होंगी। यदि माध्यम के घटक तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को स्टेशनरी वेव्स या अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग केवल ऐसे माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं जिसमें दृढ़ता हो। अतः अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में या तनावयुक्त डोरियों एवं द्रव के पृष्ठ सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से सही पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो मनुष्य का कान जो 1000 हर्ट्ज पर सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हमारे ये चारों के चारों ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे वहीं पे। देखिए, मनुष्य की आंख जो होती है लाल रंग के लिए नहीं बल्कि हरे रंग के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही होती है। प्रत्येक रंग का अपना एक तरंग दैर्ध्य होता है। हरे रंग का तरंग दैर्ध्य नीले एवं लाल रंग के तरंग दैर्ध्य के मध्य आता है। यही कारण है कि लाल एवं नीले रंग की अपेक्षा हरा रंग हमारी आंखों के लिए काफ़ी सुग्राही होता है। तो पहले प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। मनुष्य का कान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है, जिनमें से 1000 हर्ट्ज की ध्वनि सबसे सुग्राही होती है। और कान के सुनने की दृढ़ता जो होती है वो 1/10 सेकंड होती है। और दृष्टि की जो दृढ़ता होती है वो 1/16 सेकंड होती है। तो आपके सारे प्रश्न तैयार हो गए इसमें, और काफ़ी फैक्ट आपको मिल गए।
हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे अपने। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों या दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन हम देखते हैं। दो एक जैसे बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अतः न्यूनतम प्रतिरोध होने पर समानांतर क्रम में जुड़े बल्बों से अधिक रोशनी मिलेगी। इसके अतिरिक्त अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अतः अधिकतम प्रतिरोध होने पर श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों में कम रोशनी मिलेगी। तो श्रेणी क्रम में कम रोशनी मिलेगी और समानांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो ज़्यादा रोशनी मिलेगी। इसके बाद फिर ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? तो वो होता है सल्फर। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप जानते हैं ये सड़ते हुए वनस्पति पशु पदार्थ जो होते हैं वहाँ से एचएस निकलती है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो निकलती है। इसके बाद फिर जो प्रश्न है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लीवर में जो ग्लूकोज का स्तर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है। इसमें हाँ ये देख लेते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित करता तथा उपवास या भोजन न करने के कारण ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यकृत के निचले भाग में एक छोटी थैली के रूप में स्थित पित्ताशय में ही यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस संचित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसे गोसामर रेशम कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वो एग में सब कुछ मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है फिनोल और फ्लेवेनाइड्स के कारण। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम देख लीजिए, वो ऑसिमम सैक्टम्स, और ये जो है एक द्विबीजपत्री शाकीय पौधा है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, पशु दिए गए हैं, नस्ल दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ पशु और नस्लों के नाम दिए गए हैं, इनको एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तो भैंस की जो नस्लों के नाम है वो मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, मेहसाना, तराई, सूरत और नागपुरी। गाय की नस्लों की अगर बात करें तो कॉन्क्रेज जो होती हैं वो सबसे भारी होती हैं, सिंधी, शाहीवाल, नागौरी, जर सिंध, संकर नस्ल होती है, थार पारकर, गिरी, देवनी, लाल सिंधी। बकरी की नस्लों की बात करें तो जमुनापारी, अंगोरा, एंग्लो नूबियन, सानेन, नुरेज, बीकानेरी, चोकला, मागरा, दानापुरी। और भेड़ की नस्लों की अगर हम बात करें तो लोही सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, लोही। कच्छी, कूका, गुरेज, नुरेज, बीकानेरी, चोकला, मागरा, दानापुरी इत्यादि। थार पारकर जो है गाय की नस्ल है, ना कि भेड़ की नस्ल है। हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये जो है कि काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो वो भिंडी की प्रजाति है। हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसमें दिया गया है कि पौधों में बूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो ये वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए किया जाता है। मतलब कलम लगाना, आप सिंपली समझ सकते हैं उसको। ये फिर कंप्यूटर्स के कुछ प्रश्न आ गए हैं। ईमेल पूछा गया है, डब्ल्यू पूछा गया, सीपीयू पूछा गया, एलयू पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको। ईमेल का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, बिना ईमेल बनाए तो आपने यूट्यूब पे आईडी भी नहीं बनाई होगी। तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और डब्ल्यू जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और सीपीयू जो होता है ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि इसके लास्ट ऑप्शन में दिया गया है, और एक होता है सीयू जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। तो एएलयू क्या करता है, ये मैथमेटिकल चीज़ों को परफॉर्म करता है, और सीयू जो होता है वो लॉजिकल थिंग्स को परफॉर्म करता है। इतनी सारी चीज़ें आपके लिए इसमें पर्याप्त हैं। ये यूनिट दी गई है मेमोरी की कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो हम बेसिक शुरू कर लेते हैं। देखिए, एक बाइट बराबर जो होता है वो होता है 8 बिट। ठीक है। और 4 बिट बराबर होता है एक निबल। ये याद रखिएगा, एक बार एग्जाम पे पूछा गया कि एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो वो 4 बिट होते हैं। और उसके बाद 1 किलोबाइट बराबर जो होता है वो होता है 1024 बाइट। अब ऐसे ही इसको बढ़ाते रहिए। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट,
मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट आ गया, तो 1024 मेगाबाइट, ऐसे इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। ठीक है। इसके बाद फिर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था एफी क्लेमेंट्स ने। ठीक है, एफी क्लेमेंट्स ने मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। मोनोक्लाइमैक्स एक पारिस्थितिकी अवधारणा है। किसी क्षेत्र के समुदाय के अनुक्रमण की अंतिम अवस्था को क्लाइमैक्स समुदाय या क्लाइमैक्स कहते हैं। यह समुदाय अंतिम स्थायी स्वनियंत्रित और भौतिक अवस्था एवं जैविक पर्यावरण के साथ साम्य की स्थिति में होता है। समुदायों के अनुक्रमण की अवस्था को शेरे कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये शब्द एक बार पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में अधिनियम के नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि ईयर कब कब आया है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1981 और जल प्रदूषण अधिनियम 1974। तो पहले जल प्रदूषण अधिनियम आया, उसके बाद फिर वायु प्रदूषण अधिनियम आया। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, नदी का जल प्रदूषण कैसे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जिसको हम कहते हैं BOD। ठीक है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन, देखिए किसी भी नदी में ऑक्सीजन की मात्रा अगर पर्याप्त होगी तो वहाँ पे जीव जंतु अच्छी तरीके से रह सकते हैं। अगर किसी अनदर जीव का वहाँ पे अटैक हुआ और वहाँ की सारी ऑक्सीजन को उसने ख़त्म कर दिया तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो जल प्रदूषित हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा परिक्रम सही है? तो यहाँ पे मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी कहाँ है? वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के 2 जिलों में मंडला और बालाघाट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान MP के उमरिया जिले में और माधो राष्ट्रीय उद्यान MP के शिवपुरी जिले में स्थित है। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर भारतीय वन रिपोर्ट 2019, इसका कोई मतलब नहीं है, 2021 की रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है, इस चैनल पे आपको खैर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की एक कंप्लीट रिपोर्ट का वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा, जिससे अगर वन रिपोर्ट से कोई भी प्रश्न आए तो आपका वो छूटे नहीं कम से कम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट किसको माना जाता है? तो ये पश्चिमी घाट है, हिमालय क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र है और फिर सुंडालैंड है, जिसमें निकोबार द्वीप समूह आता है। इसके बाद फिर ये UP स्पेशल के प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो वो हुआ था 1797 ईस्वी में। प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। शुजाउद्दौला के पश्चात आसफुद्दौला और फिर 1797 में उसका भाई सादत अली खां अवध का नवाब बना। सादत अली खां ने 1801 ईस्वी में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए थे, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई थी। इसके बाद है फिर उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 तक किस सरकारी उद्यम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो वो किया गया भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। और इसके बाद ये जा दिन जन्म भयो डैश का धरती धसी अढ़ाई को साथ, ये किस से रिलेटेड है? तो ये आल्हा से रिलेटेड है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो सोन होती है, हिंडन होती है, सारदा होती है, गंडक नहीं होती है, बिहार से होती है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, कथन दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सही है। तो भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, भारत उच्चतम दूध उत्पादक देश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये आपको यहाँ पे हम ऑप्शन ही देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश किस में टॉप पर है? दूध में और गन्ना में भारत में प्रथम स्थान पर है, चावल उत्पादन में सेकंड पे है, पश्चिम बंगाल टॉप पे है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे INC के कुछ अधिवेशन हुए हैं और ये पूछा गया है कि वो कब कब हुए हैं UP में। ठीक है, तो मेरठ में कब हुआ, कानपुर में कब हुआ, लखनऊ में कब हुआ और बनारस में कब हुआ है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन INC के हुए हैं। ठीक है, ये तो 4 हुए ही होंगे और भी हुए हैं। मेरठ में 55वां हुआ 1946 में, अध्यक्ष थे JV कृपलानी जी।
और कानपुर में 41वां हुआ 1925 में, अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू जी। और लखनऊ में 32वां हुआ 1916 में, अंबिका चरण मजुमदार जी इसके अध्यक्ष थे। और बनारस में 21वां हुआ 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके अध्यक्ष थे। देखिए, सरोजनी नायडू जो है वो पहली भारतीय महिला है जो आईएनसी की अध्यक्ष बनी। और अगर किसी महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो 1917 में एनी बेसेंट जी आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और इसमें लिखा ही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रथम अधिवेशन 1850 ईस्वी में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों के साथ हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। और ये ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं और पूछा गया कि किस स्थान पर लगते हैं, उत्तर प्रदेश के ही हैं। जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में, और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। अब ये नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ये कुशीनगर नहीं करता, बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी सारे करते हैं। आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो वो नौचंदी का मेला है। नौचंदी का मेला कहाँ लगता है? तो नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, काफ़ी फेमस मेला है। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों की सहभागिता होती है। और ये शुरुआत इसकी कब हुई? 1672 ईस्वी में हुई। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? तो कार्यबल का जो कुल प्रतिशत है वो 23.07% लोग यहाँ के वर्किंग हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो वो कर दिया गया 1833 में। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सिंचाई ट्यूबवेल से होती है वो होती है उत्तर प्रदेश में होती है। 2017-18 का रिपोर्ट है, इसको जानने की कोई उतना ज़रूरत नहीं, बाकी नया रिपोर्ट आ चुका है। इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है, ये पूर्व मध्यकालीन शहर हैं उत्तर प्रदेश के और वर्तमान अवस्थिति पूछी गई कि वर्तमान में उनका नाम क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन। तो कोल या कोयल, इसको अब अलीगढ़ कहते हैं, महोत्सव नगर को महोबा कहते हैं, महोदय श्री को कन्नौज कहते हैं, और जिजाक भुक्ति को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राजा चेत सिंह ने किया था। उस समय वो बनारस के राजा थे। कब किया था? 1780 से 81 के बीच में। क्यों किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा था और उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद फिर विद्रोह कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतर गांव मंदिर जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया। तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ और ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो दोनों ही इसके सही हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश में भीतर गांव मंदिर है, जिसका निर्माण कब हुआ? गुप्त काल में हुआ, 5th to 6th AD के बीच में। और ये सारी चीज़ें जिसमें हैं, ईंटों का बना हुआ ये प्राचीन मंदिर है। अब ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग की बात की जा रही है कि यूपी में निम्नलिखित में से किस स्थान पर संबंधित हैं? तो यहाँ पे ये निज़ामाबाद है ब्लैक पॉटरी। तो निज़ामाबाद कहाँ पे है? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। 2015 में दिया गया इसको जीआई टैग ब्लैक पॉटरी के लिए। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में दिया गया जीआई टैग। ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं जीआई टैग प्रोवाइड कौन करता है। तो जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स के समझौते के आधार पर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और दूसरा है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले लहुरा देव से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य 9000 से लेकर 8000 ईस्वी पूर्व मिले हैं, जो कि वैश्विक रूप से प्राचीनतम साक्ष्य हैं। इससे पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के आधार पर मेहरगढ़ में गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद से शुरू हुई? तो वो शुरू हुई है मिर्ज़ापुर से। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये किया था, मिर्ज़ापुर से शुरू हुई है पहली केबल कार सेवा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ लोकगीत दिए गए हैं और पूछा गया कि वो गाए कब जाते हैं। तो चैती जो लोकगीत है वो मौसमी गीत है, कजरी जो लोकगीत है वो विवाह एवं मौसमी गीत है, रसिया जो है वो ब्रज का लोकगीत है, सोहर जो है वो एक संस्कार गीत है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में
उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद हैं थे? तो वो 8 थे। ठीक है। वैसे मैंने एक यूपी स्पेशल का वीडियो बनाया, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उस वीडियो को देखिए, आपको यूपी स्पेशल से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। तो 8 महाजनपद थे कौन कौन? काशी वर्तमान वाराणसी तथा सीमावर्ती क्षेत्र, कौशल वर्तमान अवध क्षेत्र, मल्ल जो है वो वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला, और फिर चेदी जो है वो है आधुनिक बुंदेलखंड सीमावर्ती क्षेत्र, वत्स आधुनिक इलाहाबाद प्रयागराज बांदा जिला, कुरु जो है मेरठ दिल्ली थानेश्वर का भूभाग, पांचाल जो है आधुनिक रुहेलखंड के बरेली बदायूं फरुखाबाद, और सूरसेन जो है वो आधुनिक ब्रज मंडल का क्षेत्र। तो ये है। इसके बाद फिर ये रीजनिंग के प्रश्न हैं, आप इनको देख लीजिए। अब इसमें क्या डिस्कस करना है, ठीक है। रीजनिंग आपको आती है, आप अच्छे हैं उसमें, बेस्ट हैं रीजनिंग में। ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसको अल्फ़ाबेटिकली सेटअप करना था, इस तरह से ये क्वेश्चन आना है। उसके बाद ये पूछा गया कि भाई जैसे विद्युत तार से संबंधित है, वैसे पानी किससे संबंधित है। और उसके बाद फिर ये तीसरा एक सीरीज़ दी गई, उसमें से आपसे ये पूछा गया कि इसमें से रॉन्ग कौन है। और उसके बाद फिर चौथा जो है ये निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने तीन हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ठीक बाद ना तो 9 है, तो ऐसे प्रश्न हैं। और ये 10 प्रश्न पूरे आते हैं रीजनिंग के, ठीक है। और उसके बाद फिर ये पूछा गया कि निम्नलिखित समूहों में से कौन एक अलग है, और पूछा गया ऑड एमंग ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। और इसके बाद फिर ये दिया गया कि मिसिंग नंबर्स आपको निकालने हैं इस पूरे टेबल में से, यहाँ पे क्या आएगा। और उसके बाद फिर है ये वही चीज़ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ 3, तो ऑड एमंग लास्ट 3। और उसके बाद फिर ये 106 है, इसमें भी आपको हाउ मेनी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर अपीयर्स इन सेम लुक्स एट मिरर। हाँ, इसको याद कर लीजिए कि मतलब अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट कितने ऐसे हैं कि जिनको दर्पण में या शीशे के सामने रखा जाए तो बिल्कुल सेम सेम रहेंगे। तो वो 11 अक्षर होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये देख भी लीजिए, ठीक है। ए होता है, एच होता है, आई होता है, एम होता है, ओ होता है, टी होता है, यू होता है, वी होता है, डब्ल्यू होता है, एक्स होता है और वाई होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। और उसके बाद फिर ये 107 क्वेश्चन है, ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग्स, वही चीज़ पूछी गई इसमें भी। उसके बाद फिर हाँ, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये कुछ सीक्रेट कोड्स मैसेज होटल कोड इस तरह से दिए गए हैं, आप लोग जानते होंगे। और फिर ये एक ट्रायंगल और स्क्वायर दिया गया है, पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर ट्रायंगल इन देयर फिगर। और उसके बाद फिर ये दिया गया है कि टीचर्स वर्ड दिया गया है, और ये पूछा गया है कि इन चारों में कौन सा ऐसा शब्द है जो इससे लिखा नहीं जा सकता है या लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है ये समसामयिक का है, करंट अफेयर है। तो देखिए करंट अफेयर के पेपर को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि ये 2020 का पेपर है, सॉरी 21 का पेपर है। अब तो 2023 चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो करंट अफेयर आएगा वो अलग आएगा। तो इस करंट अफेयर को जो समसामयिकी का पेपर है यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते हैं, इसका कोई रिलेवेंट यूज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये सारे इतने प्रश्न थे करंट अफेयर के। और इसके बाद इसमें एक मिसलेनियस का एक पार्ट है, इसको देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो है लिखा है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP इज सिचुएटेड इन, यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये लीमा में स्थित है, पेरू, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के कुफरी में शिमला में क्या स्थित है, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सेंटर कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। तो ये फैक्ट आपको याद रखनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित नहीं है, तो इसमें जो ये योजना है स्ट्राइड, ये कौशल विकास से संबंधित नहीं, बाकी ये जो तीनों हैं ये कौशल विकास से संबंधित हैं, ठीक है। और इसके बाद जो प्रश्न है वो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। तो इसके बाद RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी, तो वो थी द इंडिया स्टोरी। इसके बाद जो प्रश्न है हमारा, हाँ, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 2005 में पारित हुआ, जिसको कहते हैं NDMA, ठीक है। एक मिनट, हाँ। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित ऋतुओं में से को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये शरद वसंत ग्रीष्म वर्षा कब कब कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, ये है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला आएगा वसंत, उसके बाद आएगा ग्रीष्म, उसके बाद आएगा वर्षा, उसके बाद आएगा शरद। तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट किससे रिलेटेड है, तो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुप्स अगेंस्ट प्राइवेसी,
पायरेसी, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो अपने समय में चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन हैं? तो वो हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये कुछ फसल दी गई हैं और पूछा गया है उनसे बनता क्या है। तो यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चुकंदर से क्या बनती है? चीनी। शहद से ग्लूकोज फ्रुक्टोज। कपास से सेल्यूलोज। और दुग्ध से क्या बनता है? लैक्टोज। और भारत शहरी वेधशाला ऑर्बिजेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, हाँ नई दिल्ली है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये फल दिए गए हैं और उनमें सबसे बड़ा उत्पादक कौन है ये पूछा गया है। तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, लीची के लिए बिहार, नारियल के लिए केरल और सेब के लिए जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो ब्रेंट इंडेक्स से जो रिलेटेड है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस, कच्चे तेल की कीमतों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 135 है, कुछ लैंग्वेज दी गई हैं और पूछा गया है वो किस कंट्री की हैं। तो डेनिश जो है वो डेनमार्क की है, डच नीदरलैंड की, मंदारिन चीन की और थाई जो है वो थाईलैंड की है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है ये वैसे करंट का ही है सीधा सीधा। डाविंची प्लस और वेरिटास टू न्यू मिशंस अनाउंस्ड बाय नासा आर रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये वीनस से रिलेटेड है, शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मिताली एक्सप्रेस रन बिटवीन विच टू सिटीज़। तो ये जो रन होती हैं ये ढाका टू न्यू जलपाईगुड़ी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर से। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, अब इसको हम पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। प्राथमिक ऊर्जा क्या होती है? अंतर्गत ऐसी ऊर्जा को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से मौजूद हो तथा उसे मानव द्वारा दूसरे रूप से संशोधित न किया गया हो। प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण के अंतर्गत नवीकरणीय संसाधन में पवन, सौर तथा ज्वारीय ऊर्जा को शामिल किया जाता है तथा गैर नवीकरणीय ऊर्जा के तहत जीवाश्म ईंधन को रखा जाता है। इस प्रकार ज्वारीय ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का एक स्वरूप है। ठीक है, तो प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो ये पूछा गया है कि इसमें से सही कौन सा है। तो प्राथमिक ऊर्जा क्या है? ज्वारीय ऊर्जा है जिसमें कोई एडिटिंग न की गई हो। वाणिज्यिक ऊर्जा तेल गैस ये। ठीक है, इसके बाद फिर लास्ट प्रश्न है इस पेपर का, क्योंकि 140 प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब लॉन्चिंग द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP, उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद इनिशिएटिव टू कीप विलेज स्कीम्स KVS जिसको कहते हैं। और फिर ये इसमें लास्ट है सेटिंग अप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इनका टाइमिंग पूछा गया कि कब कब हुआ है। तो हम देख लेते हैं 1 बाय 1। की विलेज स्कीम जिसको हम कुंजी ग्राम योजना KVS कहते हैं, अगस्त 1952 में शुरू हुई। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुए। फिर प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति हुई जनवरी 1958 में। और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, इसका जो वर्ष है वो अप्रैल 1999। ठीक है, तो ये टोटल 140 क्वेश्चन थे जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई, प्रारंभिक परीक्षा 2021 की, उससे रिलेटेड। ठीक है, हिंदी का जो पेपर है इससे वो चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और ये GS का पेपर था। अब इसके बाद जो हम इसमें चैनल पे अपलोड करेंगे वो मीन्स का पेपर GS का अपलोड करेंगे, जिसमें कि आपको 120 प्रश्न मिलेंगे। और हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसमें कि 30 प्रश्न मिलेंगे वो आपको अपलोड करके इसमें अपलोड करेंगे। और उसके बाद फिर हिंदी का जो ट्रेडिशनल पेपर या जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ वो यहाँ पे हम उसको लेके आएंगे। और उसके बाद SC का पेपर। तो 2021 का जो पूरा पेपर होगा ना वो आप इसमें RO का कंप्लीट कर पाएंगे कि हाँ इसमें ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर ऐसे ही करके 2017 में हम पहुंचेंगे और फिर 2016 में पहुंचेंगे और फिर 2014 में पहुंचेंगे। तो इतने ईयर का, लास्ट बैक ईयर का इतना हम पेपर कर लेंगे तो हमारी मोस्टली काफ़ी कुछ चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और वैसे भी आपने ये पेपर देखा होगा तो आपको ये लगेगा कि हाँ इसमें काफ़ी कुछ है, बेहतर एक्सप्लेनेशन है। इसलिए मैंने ये सीरीज़ ली कि अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या। आपको अब जिस भी प्रश्न में प्रॉब्लम है आप उसकी बुक खोलिए और उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।